अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इसी महीने के शुरू में हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर इस पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को मज़ीद 3 साल की तौसी दिलवाने के लिए यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें उन्होंने की और अब लगता है कि गवर्नर पंजाब के दौरे के समरात भी आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खबर ये है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खुसूसी दावत पर यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट कल पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट का दौरा पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस में तजदीद की हिमायत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त यूरोप में जो भारतीय लॉबी है ये पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस को मनसूख करवाने के लिए सरगर्म है। और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भारतीय प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए भी उन्होंने बड़ी कोशिशें की, लॉबिंग की, और गवर्नर पंजाब का हालिया दौरा यूरोप भी इसी लॉबिंग की एक कड़ी था। अब देखना यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट के दौरे से पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस पर असरात क्या मुरत्तब होते हैं। दूसरी तरफ अगर मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल की बात करें तो हुकूमत के लिए नई मुश्किलात और चैलेंजेस हमें पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि 2020 में उन्होंने तो कह दिया कि अवाम को बेहतर तब्दीली नजर आएगी, लेकिन हम तो सवाल यही उठाएंगे कि 2019 में अवाम के हालात में आखिर ऐसी कौन सी तब्दीली आई है। अवाम के हालात तो मजीद खराब ही हुए हैं। क्या अवाम 5 साल तब्दीली के नारे ही सुनती गुजार देगी? दूसरी तरफ इंतजामी मामलात में भी हुकूमत नाकाम ही नजर आती है। इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल है, एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नजर आता है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की पकड़ धक्कड़ की वजह से ऑपोजिशन बहुत ज्यादा सीख है और किसी भी कानून साजी के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज का नाम ईसीएल से ना निकालने के फैसले पर नून लीग एक बार फिर से सरापा एहतजाज नजर आ रही है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह का मामला भी अभी हुकूमत पंजाब के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। हुकूमत ने इस मामले पर एक कमेटी तो तश्कील दे दी है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। सवाल यह है कि हुकूमत पंजाब नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह करेगी या नहीं, जबकि साल 2019 भी अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। पंजाब हुकूमत का इस पूरे साल में क्या कहा जा सकता है कि कोई ऐसा कारनामा उन्होंने किया हो जिससे आवाम को भी जिस पर फ़ख्र हो और जिस पे जो बुज़दार साहब हैं वो भी फ़ख्र कर सकेंगे, भाई आप लोग तो मेरे पे बड़ी तनकीद करते थे, ये मेरे कारनामे हैं। ज़रा इस पर भी आज बात कर लेंगे। मुझे ज्वाइन किया है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि यूरोपीय पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान कल आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, 2013 में आपका बहुत ज़बरदस्त किरदार था। पाकिस्तान को हर साल जो है वो $3 अरब का फ़ायदा होता था। पिछले 5 सालों में पाकिस्तानी मईशत को $15 अरब का फ़ायदा हुआ। अब जो आपकी वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, क्या हम कामयाब हो जाएंगे मज़ीद 3 साल तौसीह के लिए? शाजिया, आपको मालूम है कि 2013 और 14 में बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक़्त इंडिया की लॉबी जो है इतना सख्त काम किया था कि उन्होंने हमारी जो ट्रेड कमेटी थी यूरोपियन यूनियन की, उनकी अक्सरियत जो है उनको हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में उन्होंने उनको कायल कर लिया था। लेकिन देर से हमारी कैंपेन शुरू हुई, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से शाजिया, आपको मालूम है कि चूँकि मैं बरतानिया में यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर, अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर रहा, और एक चीज़ जो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमेशा अपने तलक़ात जो हैं, पर्सनल तलक़ात जो हैं, जिन भी लोगों से मनाए हैं, वो मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए अपने तलक़ात को हमेशा जो है उनका इस्तेमाल किया है। तो उस वक़्त हमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। मतलब ये कोई तवक्को नहीं उस वक़्त करता था कि जीएसपी प्लस पाकिस्तान को मिल सकता है। तो अब फिर दोबारा चूँकि इसकी रिन्यूअल हो रही है और अब फिर इंडियन लॉबी, फिर अब तो वो पूरे जंग की शक्ल में हमारे ख़िलाफ़ हर फोरम पे चले गए हैं। लेकिन ये बहुत दौरा जो था बड़ी अहमियत का हामिल था और बरवक़्त था। तो मैंने 36 मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट से वहाँ पर मीटिंग्स की। मैं यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं फोबियो कस्टाल्डो से मिला, जो कि एक बहुत अहम शख्सियत हैं और बहुत पावरफुल हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। फिर मैंने फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन से मीटिंग की, ह्यूमन राइट्स की
चेयरपर्सन से मीटिंग की, जो ट्रेड कमेटी जिन्होंने फैसला करना है, जिनको कमीशन ने रिपोर्ट देनी है, उनसे मीटिंग्स की। तो जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात से जो इशू उनको रेज़ उन्होंने किए, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से, स्टेटस को देने के हवाले से कंसर्न्स हैं क्या, तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? जब हमें GSP प्लस दिया गया था तो उस वक़्त 27 कन्वेंशंस हैं जिनका कहा गया था कि पाकिस्तान को उन कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं जो उन्होंने रेज़ किए। उन्होंने जो NGOs हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके बारे में जो किसी किस्म की भी रुकावटें हैं उन इश्यूज़ पे बात की। उन्होंने जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस इश्यूज़ पे बात की, मिनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पे बात की। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ भी, सजाए मौत जो है वो अपना उस पे उन्होंने बात की। तो ये सारे इश्यूज़ थे जिनके पास हमारे पास जिनके सेटिस्फैक्टरी जवाब थे। और खुश आइंद बात यह है कि मैंने जब यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट से बात की तो ही वॉज वेरी इन ए रिसेप्टिव मूड। उसने मेरी बात को बहुत गौर से सुना और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है अगर न्यू ईयर से पहले पाकिस्तान के दौरे पर बेशक एक दिन के लिए आप आ सकें, ज़रूर आएँ, क्योंकि वो क्रिसमस के मौके पे आपको मालूम है कि ये लोग बहुत बिजी होते हैं, फैमिली कमिटमेंट होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। ये दौरा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी बिल्कुल जी, उनमें GSP प्लस की ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह वो हमारी मदद करेंगे। और जब यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी से भी हम उनकी मीटिंग्स अरेंज करवा रहे हैं और उनको बताया जाएगा कि पाकिस्तान को GSP प्लस से कितना फ़ायदा हुआ है, कितने जॉब्स जो हैं क्रिएट किए हैं और जो कन्वेंशंस हैं उन पे हम अमल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अगले महीने GSP प्लस का इशू आने वाला है, अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे यकीन है और यकीनन उसमें कामयाबी भी आपके सर पे होगी। आपकी काविशों का नतीजा है। अब कुछ हम इंटरनली जो हमारे मामलात हैं उनको भी डिस्कस कर लें चौधरी साहब, वक्त की कमी की वजह से उन पर भी मैं बात करना चाहती हूँ। बड़ा जो जितने हाँ जी शादिया जी जितने भी इश्यूज आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में पेश किए हैं वो तो चीफ एग्जेक्टिव के हवाले से हैं। गवर्नर का रोल तो आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन फिर भी जहां तक मुमकिन हुआ मैं आपको, लेकिन एक सियासत में जो आपका एक रोल रहा है, सियासी बातें मेरा नहीं ख्याल कि आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। जो आपकी एक सियासी सोच है उसके बारे में डेप्थ है, आप ज़्यादा बेहतर तौर पर इन मामलात को जो है वो बयान भी करते हैं, समझते भी हैं, इसलिए मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। एक जो बड़ी अहम जो अब एक डेवलपमेंट होनी भी है, जो ऑपोजिशन जिस पे गुस्सा भी कर रही है, वो ये कि अब जो नवाज शरीफ की 8 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म हो गई। जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं, कोई कह रहा है बहाना करके गए हैं, कोई कह रहा है जी वो तो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गए हैं, कोई कह रहा है वो एडमिट नहीं हुए हैं। तो इस सोच के पीछे तो लग ये रहा है कि जो पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी हुई है नून लीग वालों ने ज़मानत में मज़ीद तौसी के लिए, वो पंजाब हुकूमत मानेगी नहीं। क्या यही बात है चौधरी साहब? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये सोचना चाहिए कि पंजाब हुकूमत मानेगी नहीं। देखें, जब उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी तो उसके साथ हाई कोर्ट के जजेस ने कुछ कंडीशंस जो हैं वो अटैच की थी कि वो अपनी जो भी मेडिकल रिपोर्ट है वो हमारे सफारत खाने को देगा और फिर देंगे और उसके बाद पंजाब हुकूमत को देंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो भी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी वो पार्टीसान होकर नहीं करेगी, मेरिट पे फैसला करेगी। लेकिन जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं चौधरी साहब, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप देखें ना, मरियम नवाज का जो नाम ECL से ना निकालने का काबीना ने फैसला किया, आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला है? अपने वालिद की इयादत के लिए जाना चाहती थी वो। देखें अपना शाजिया, ये हमारी जो कैबिनेट है फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने ये फैसला किया है और उस पर मैं जो है फेडरल गवर्नमेंट एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी, जो हुकूमत फैसला करती है तो फिर हमें उसके बाद उनके पास एवेन्यू है। पिछली दफ़ा भी तो जो हुकूमत ने फैसला किया था उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जो है उन्होंने फैसला किया था। एक आम आदमी की
ज़िंदगी के मामूलाते ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव तब्दीली आए तो हम कह सकते हैं कि मईशत दुरुस्त समत में चल रही है। हुकूमत जो नंबर्स बताती है उसे एक आम आदमी को क्या लेना देना। अब IMF ने जो कहा है कि जून में भाई आपने बिजली भी महंगी करनी है, आपने गैस भी महंगी करनी है, तो एक आम बंदा कैसे समझे कि आप लोग क्या नंबर्स बता रहे हैं, आपकी मईशत दुरुस्त समत में चल रही है, इंडिकेटर्स बदल रहे हैं। इससे आम बंदे का कोई लेना देना नहीं है। जब उसके घर का चूल्हा बंद होगा, गैस नहीं आ रही। शाजिया, मैं आपसे 100% इस बात से इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि मैं आज एक डेलीगेशन मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $7 बिलियन से आलमोस्ट कम होके 1.5 बिलियन रह गया है पिछले 4 महीनों में। तो लोगों को पाकिस्तान में 95% ये पता ही नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। लेकिन अगर ये आप लोगों का काम है कि लोगों को बताएं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या। देखें, बात ये है शाजिया कि अगर मुल्क में ट्रेड डेफिसिट जो है वो इवन इंक्लूड करके अपने जो लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा हमें $22 बिलियन भेजते हैं, वो सारा पैसा भी शामिल कर लें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अगर $20 बिलियन है तो मुल्क में महंगाई भी होगी, मुल्क में डॉलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी हुकूमत का ये था कि इस डेफिसिट को हमने किस तरीके से ख़त्म करना है, किस तरीके से कम करना है। तो देखें, ये अचीव हो गया। और दूसरा, आप सब लोग जानते हैं कि जब हम बरसरे इक़्तिदार आए थे तो हमें ये कहा जाता था कि भाई अब तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान के पास किस्तों के पैसे नहीं होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी तमाम पेमेंट जो हैं बरवक्त की हैं। और अब वही इंटरनेशनल अदारे जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तारीफ़ कर रहे हैं। तो अब अगला साल जो है, मैं ये समझता हूँ कि अब हमें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मेरा ख्याल है इस बात को समझते हैं, हमारी हुकूमत भी समझती है कि जो आम आदमी है उसके यकीनी तौर पर मसाइल हैं। उसका बिजली का बिल देना उसके लिए मुश्किल है, गैस का बिल देना उनकी पहुंच से बाहर है, फिर आटा है, दाल है, चीनी है, इन चीज़ों की कीमतें जो हैं इन पर भी उनके असरात होते हैं। आज वज़ीर आज़म ने जो बात की ना कि 2020 तरह साल होगा, आज जब उन्होंने ये बात की तो यकीन करें ज़हन में वो 100 दिन आ गए। जब हुकूमत आई थी ना, 100 दिन का प्लान दिया था ना, तो अब हम शायद कोई भी अब इसको संजीदा ना लेके 2020 जो है ना वो तरक्की का साल होगा, नौकरियां मिलेंगी, घर बनेंगे। देखें, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि अब हम पैसे को स्पेंड करना जो है अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू हमारा डॉलर को स्टेबलाइज करना था। मैं आप लोगों के प्रोग्राम सुनता था, कुछ लोग कहते थे जी डॉलर 200 पे चला जाएगा, कुछ हमारे दोस्त 300 पे भी डॉलर को लेके जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी, और ये जो अचीवमेंट हुई है करंट अकाउंट डॉलर डेफिसिट की और डॉलर की स्टेबिलिटी की, इसके लिए पाकिस्तान की कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये उनकी कुर्बानी की वजह से ही हालात जो हैं, जो डेट सर्विसिंग है और डेट रीपेमेंट हैं, वो कंट्रोल में आए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हुकूमत के पास रिसोर्सेज होंगे कि हम अपने लोगों को जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, कोशिश करेंगे कि जितना भी रिलीफ उनको दिया जा सकता है इनमें वो रिलीफ दें। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने पिछले 1 साल में, सब अगर मुझे नहीं पता तो आप कुछ बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा कारनामा, कोई एक ऐसा मंसूबा जो अवामी फलाह बहबूद के लिए शुरू किया और वो कामयाबी से चल रहा हो? देखिए जी, सबसे जो बड़ा चैलेंज था पंजाब में, आपको मालूम है कि वो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। और पंजाब हुकूमत ने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ में लगाए हैं, और ये पहली मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि तमाम वाइस चांसलर जो हैं वो बग़ैर किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के मेरिट और मेरिट अलोन पे लगे हैं। और जिससे आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां जो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंशाअल्लाह उनमें वो शामिल होंगी। उसके बाद आपको मालूम है कि पनाहगाहें बनाई हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग जो इस सर्दी के मौसम में बेचारे बाहर सोते थे, उनके पास कंबल तक नहीं होते थे, तो पनाहगाहें बनाई हैं जिसमें वो लोग जो हैं अब वो जो है उनको खाना भी मिल रहा है, उनकी जो है अपने
उनको रात को सोने अच्छा। के लिए जगह भी है। और फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, साल साल 10-10 साल केस लटके रहते थे। वो रोते थे कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम घर लेते हैं उस पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, कोई इंडस्ट्री खरीदते हैं उस पर कब्ज़ा कर लेता है, कोई जायदाद खरीदते हैं उस पर कब्ज़ा हो जाता है। तो इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन ने ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनके 4000 केसेस के फैसले पिछले चंद महीनों में हुए हैं। उनको हाई कोर्ट ने 3 जजेस अपॉइंट किए हैं, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट में तहसील लेवल पे जजेस अपॉइंट किए हैं और उनके फैसले स्पीडी जस्टिस अब उनको मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि यह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको यहाँ पर पाकिस्तान में जो इंसाफ चाहते थे इंसाफ मिल रहा है। और जब उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो बड़े ज़ोर से और बड़े कमिटमेंट के साथ इस मुल्क में, हमारे मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट जो है करेंगे। और उसके अलावा लेटेस्ट आपने देखा होगा कि पंजाब में जो तब्दीलियां आई हैं उसमें हमने कोशिश की है और प्राइम मिनिस्टर की ये विजन भी थी कि हमने जो अदारे हैं उनको डीपोलिटिसाइज करना है। तो आप देख लें कि पंजाब में अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ट्रांसफर्स हो रही हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, उसमें ये रोज का काम है, ये रोज का काम है कि जिस तब्दील हुए किस तरह ब्यूरोक्रेसी का रवैया आप लोगों का उनके साथ है या उनका आपके साथ है। तहरीक इंसाफ जब से आई है ब्यूरोक्रेसी से तो सेटिस्फाइड हुई नहीं है। फिर हमने देखा जिस तरीके से बार बार आईजीज को तब्दील किया जाता है, तब्दीलियां हो रही है, कोई नई बात नहीं और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है कि बार बार इस तरह तब्दीलियां करना। और सिस्टम को ज़ाहिर है हर आने वाले को वक्त लगता है समझने में। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं है करप्शन इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म साहब, शायद ही कोई ऐसी तकरीब हो, शायद ही कोई ऐसा जलसा हो जहां पर वो करप्शन का, डाकू, माफिया, इनका जिक्र करना नहीं भूलते हैं। अब जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, एक तरफ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी तरफ से अदालतों से उनको जमानतें मिल रही हैं, तो तासुर एक यही उभर रहा है कि जो अपोजिशन भी बात कर रही है कि हुकूमत में क्या सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, हर तरफ घेरा आप लोग अपोजिशन के खिलाफ जो है ना वो तंग हो रहा है। और फिर उससे बड़ा सवाल ये, करप्शन का पैसा भाई आपने निकलवाया क्या है? नैब कैसे केसेस बनाती है जो अरबों रुपए के इल्जामात लगाती है, 1 रुपया भी आप लोगों ने किसी से निकलवाया है? ये बहुत अहम क्वेश्चन जो हैं आपने उठाए हैं, लेकिन मैं आपको अपने यूरोपियन एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पायदार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होती है। और उसके बाद जो हमारी प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन तो ना होने के बराबर है। जब कोर्ट्स में केसेस जाते हैं तो कोर्ट्स को एविडेंस देना पड़ता है और जब ये शवाहिद लोग इकट्ठे करते हैं उनमें बहुत सी वीकनेस होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल क्या मैं अगर कहूँ कि उस पर कोई अब जो है उनका सिस्टम जो है वो इतना ख़राब हो गया है कि इसको ठीक करने के लिए देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहला, कोई भी जुर्म करे, बड़ा करे, छोटा करे, अमीर करे, गरीब करे, जुडिशरी वाले करें, फौज वाले करें, तो सबसे पहला उनके खिलाफ जो FIR रजिस्टर होती है वो पुलिस ने करनी है। और क्वालिटी ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप सबके सामने है कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है कर सकते हैं। और उसके बाद फिर केस की प्रोसिक्यूशन के पास जानी है, फिर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो है वो तैयार करना होता है और वो इन्वेस्टिगेशन वालों को केस तैयार करने में पूरी गाइडेंस भी देते हैं और अपना व्यू पॉइंट भी देते हैं। तो ऐसे में फिर ऑपोजिशन के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? जुडिशरी आती है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं है? उसके पास से ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं है, इल्जाम आप लगाते हैं, सबूत आपके पास होते नहीं है। देखें, नहीं, हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम तो ये जो मुझे ये बताएं कि जितने भी ये केसेस चल रहे हैं ये नून वालों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए हैं, पीपल्स पार्टी ने नून वालों के खिलाफ। मुझे एक केस बता दें जो हमारे दौर में हमने बनाया है, तो उससे सारे केसेस जो हैं ये उन्होंने बनाए हैं। ये फैसले इन्वेस्टिगेशन जो है वो नैब करती है, FIA करती है या पुलिस करती है और प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको केस को आगे लेके चलती है। तो इसमें हमें आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों को पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं? अच्छा, आखिरी सवाल, चौधरी साहब, आप मानते हैं इस चीज़ को
कि तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी, मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया, जलसे हों, आपके धरने हों, आप इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है तहरीक इंसाफ का के हवाले से इस मीडिया का, आप मानते हैं? जी, मैं इस बात को बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी में मीडिया ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने, पाकिस्तान के एंकर्स ने, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स ने एक अहम रोल जो है वो अदा किया, और इसी तरीके से सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए हम मीडिया के जो दोस्त हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, उनको तो फिर तो ये गलत हुआ ना कि अगर आज वही मीडिया आपके किसी गलत को गलत कहता है या दिखाने की कोशिश करता है या उस पर बात करने की कोशिश करता है, तो वज़ीर आज़म साहब जलसों में आकर ये बात करें कि कई सहाफ़ी ऐसे हैं पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, जब से हमारी हुकूमत आई है सहाफ़ियों की रोज़ी रोटी बंद हो गई है, तो ये बातें ज़ेब देती हैं एक वज़ीर आज़म को करना? देखें शाजिया, बात यह है कि हर जगह पे भी सारे सियासतदान फरिश्ते नहीं हैं और सारे सियासतदान बुरे नहीं हैं, सारे एंकर फरिश्ते नहीं हैं, सारे एंकर बुरे नहीं हैं, सारे लोग जुडिशरी में अच्छे नहीं हैं, सारे बुरे नहीं हैं। तो हर जो सोसाइटी है उसका इम्पेक्ट जो है वो मुआशरे के हर जो सेगमेंट है उस पर पड़ना होता है। तो अच्छे लोग जो हैं हर जगह पे हैं, और मैं समझता हूँ मुझ पे तो अगर कोई तनकीद करता है तो मैं तो उसको बड़ी पॉजिटिव लेता हूँ। आप देखें, आपने बड़ी सख्त बातें की हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी की हैं जो कि हमारा लीडर है, और मैं समझता हूँ कि वो 16 महीने से बड़ी सख्त मेहनत जितनी भी हो सकती है पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन तनकीद आप लोगों का हक है, आपको कोई भी तनकीद से आगे नहीं होना चाहिए। और मैं तो अक्सर ये बात, मैं तो इस बात पे बिलीव करता, देखें शाजिया, अब इशू ये हो गया है कि ये नहीं है कि कोई मीडिया के लोग जो है हमारे खिलाफ हो गए। मीडिया जो है सारी दुनिया में अब अपोजिशन का रोल अदा करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अक्टूबर में मनसब संभालने के बाद ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत के तनाजुर और उसके बाद जो बातें हो रही हैं कमज़ोर सफारतकारी की, उस हवाले से भी देखा जा रहा है। और ज़रा ये कह रहे हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद कुआलालंपुर इजलास में शिरकत न करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सऊदी वज़ीर ख़ारजा वाकई शुक्रिया अदा करने आए हैं या फिर तुर्क सदर के बयान पर पाकिस्तान से वजाहत तलब करने आए हैं? क्योंकि इससे पहले मुबैना तौर पर सऊदी अरब के दबाव पर कुआलालंपुर समिट में शिरकत न करके पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के आज़ाद होने पर सवालात उठाए गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर तुर्क सदर अर्दगान ने यह दावा किया था कि सऊदी अरब ने धमकी दी कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया, लेकिन सऊदी अरब के सिफारत खाने की जानिब से फिर एक दावा किया गया, तरदीद की गई और कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं जहां धमकियों की ज़बान इस्तेमाल होती हो, ऐसे दावे, ऐसे ताल्लुकात हमारे नहीं हैं। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यह वजाहत जारी की थी कि पाकिस्तान ने समिट में हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुस्लिम उम्मा में तकसीम पर मुसलमान ममालिक के खदशात को दूर करने के लिए पाकिस्तान को वक्त दरकार है। सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में सऊदी वजीर खारजा के दौरे की अहमियत क्या है? दूसरी जानिब LOC पर भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जारी है और कल 2 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। सवाल यह है कि क्या LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेज फायरिंग किसी बड़े भारतीय ड्रामे में तब्दील हो सकती है? क्या इसका नतीजा निकल सकता है? इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब आपका। कुसूरी साहब, आप सऊदी अरब के वजीर खारजा का
एक रोज़ा दौरा, यकीनन ऐसे दौरों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ख़ास दौरे होते हैं ये जो यकीनन जो आपस के मुमालिक के ताल्लुकात मज़ीद गहरा करते हैं। लेकिन आप क्या इस दौरे को आप भी कुआलालंपुर समिट उस तनाजुर में देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहले हामी भरी, फिर शिरकत से माजरत की और फिर तुर्की की तरफ से बयान आया कि शायद सऊदी अरब का प्रेशर था, धमकी थी, दबाव था, हम उस दबाव में आ गए और हमारी जो एक न्यूट्रल होने की हैसियत थी शायद वो भी ख़त्म होगी। आप भी उसको इसी तनाजुर में देखते हैं उनके दौरे को? मेरी ज़ाती राय ये है कि ये शायद ये ख्याल किया गया हो कि ये सह तरफा यानी ट्राइलेटरल मुलाकात है, लेकिन अगर शायद इसलिए ब्रीफिंग ना ली गई हो कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये इनिशिएट की थी, ये जो बातचीत थी दोनों के साथ, दोनों मुल्कों में वो गए भी थे, और लेकिन जब ये इसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की ईरान ने और कतर ने, तो इसकी कुछ हैसियत थोड़ी सी इसकी शक्ल बदली। लेकिन कोई सबक हम बजाय क्रिटिसिज्म करने के, क्रिटिसिज्म तो आसान है, सबक ये है कि इस किस्म की मीटिंग्स में जो है फॉरेन ऑफिस से ज़रूर ब्रीफिंग लेनी चाहिए और उनकी ब्रीफिंग होती है उसको पढ़ना भी चाहिए। फैसला हुकूमत करती है। मैं अपने वक्त तमाम ब्रीफिंग्स पढ़ता था, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एग्री करता था, कई जगह मैं डिसएग्री करता था और मैं अपनी मर्जी से बात करता था, लेकिन उनका एक तरीका कार है, वो दोनों साइड्स देते हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बता देते हैं जी ये करेंगे तो ये नतीजा, ये करेंगे तो ये, तो इससे एक सबक हासिल करना चाहिए। अब आपने पूछा कि ये क्यों आए हैं जी, ये तो मैं नहीं मानता कि वो जी को पाकिस्तान से हिसाब तलब करने आए हैं। खुदा ना खास्ता हमारा जो भी हमने हालात हैं पिछले कुछ दिन के अच्छे तो नहीं हुए, मैं मान गया, लेकिन इतने हमारे पतले नहीं है मामलात कि अब हमसे पूछा जाए कि क्यों आपने तुर्की को कहा या तुर्की ने ये क्यों कहा। मेरा ख्याल है उसमें ये एलिमेंट होगा कि उनको अंदाज़ा हो गया सऊदी अरब को कि पाकिस्तान की हुकूमत को इसमें काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया सऊदी डिमांड ने, तो उसको वो शायद उस कॉन्टेक्ट का एक शुक्रिया अदा करने, और हो सकता है कि हमारे दरमियान कोऑपरेशन जो है हमें नज़र आए कुछ देर में शायद मज़ीद बढ़े। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी होगा, जो मैं आपसे एग्री करता हूं, जो जैसे भी हालात थे वैसे नहीं होना चाहिए था पिछले दिनों के जो वाक़यात कुआलालंपुर। कसूरी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे पे जब भी मुश्किल वक्त आया है सऊदी अरब हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, ख़ासतौर पर मुआशी मुश्किलात के लिहाज से। लेकिन इसके साथ साथ अगर तुर्की देखें, ईरान देखें, मलेशिया देखें, आपको नहीं लगता कि ये एक तासुर, ये इमेज उभरेगा कि हमारा झुकाव है सऊदी अरब की तरफ, इन ममालिक के साथ एक रिफ्ट आएगी, और ख़ास तौर पर वो ममालिक जिन्होंने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की? देखिए, इसका मैं समझता हूँ मुल्क ये समझते हैं, उसकी वजह उनको पता है कि पाकिस्तान ने यमन की जंग में एक इंडिपेंडेंट पोस्चर अडॉप्ट किया और उसकी कीमत भी अदा की। कीमत ये अदा की कि यूएई हमसे इतना नाराज़ हुआ, हालांकि यूएई के साथ हमारे इतने करीबी ताल्लुकात थे, और ख़ास तौर के जो मौजूदा वहाँ के रूलर हैं और क्राउन प्रिंस इनके जो वालिद हैं, वो तो पाकिस्तान से ऐसे प्यार करते थे, शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान जैसे उनका दूसरा घर हो। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है ये ममालिक को पता है पाकिस्तान की क्या कमज़ोरी है। कमज़ोरी हमारी ये है, हम इस वक्त भी IMF के पास पहुँचे हुए हैं, हमें बजटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत है जो इन दो मुल्कों ने दी, और जो तुर्क सदर ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के बयान भी कर दी, चाहे प्राइम मिनिस्टर उनको ये कहा था या नहीं, तो उन्होंने तज्जिया कर लिया कि अगर पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया तो प्रेशराइज, ये उनका एक तज्जिया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी एडमिट किया है कि हमें ज़रूर इससे सबक सीखना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई सऊदी अरब के अब इसके बाद आके हमसे कोई हिसाब तलब करेंगे, जैसे आपके इब्तिदाई कलमात में आपने इशारा किया। सही। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, इस वक्त भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं, हमने माजी में देखा कि मोदी सरकार हमेशा अपने मुल्क में उन्होंने मुसलमान मुखालिफ जज्बात को उभारा है, प्रोपेगेंडा किए हैं, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन्स हों, चाहे किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर जाकर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारना हो, और हमने देखा इसके नतायज उन्होंने इस तरह हासिल किए कि मोदी सरकार इक़्तिदार में भी आई। लेकिन अब की बार जो एक हिंदू तबका भी निकल रहा है इन इक़दामात के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि कहीं अब वहां पे ये खौफ बढ़ा है कि यहां पर सिविल वॉर ना शुरू हो जाए, इसलिए हिंदू क्लास भी निकलकर मोदी के इक़दामात को रेजिस्ट कर रही है? इसकी एक वजह यह है जी कि बहुत से जो इंडियंस हैं उनको मैं जानता हूं, मैंने 5 साल इंडिया से डील किया है,
उनमें वो तबकात भी हैं जो मोदी साहब की फ़लसफ़े के शदीद मुखालिफ हैं, मुखालिफ नहीं बल्कि शदीद मुखालिफ हैं, जो आरएसएस के मुखालिफ नहीं बल्कि शदीद मुखालिफ हैं। हुआ ये था कि मोदी साहब ने पिछले 4-5 साल में उनको इतना डराया धमकाया। आपको पता है कि जो बड़े बड़े कई वहाँ एंकर्स थे उनको अपने चैनल से छुट्टी दिलवा दी गई मालिकान के जरिए। फिर जो राइटर्स थे और जो लिबरल राइटर्स थे कुछ कत्ल हो गए, उनका अभी तक वो सुराग नहीं पता लगा कि क्यों हुए हैं, और वो चुन चुन के लोग मारे गए हैं। सही। बहुत से लोग हैं जिनके नाम दिमाग में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन मीडिया ने भी ये सोचा, और वो इंडियंस हिंदू पारसी सिख जो भी थे, कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों की बारी नहीं है। अगर मोदी साहब कामयाब हुए तो हम सबका वो खात्मा करेंगे और वो हिंदुत्व की रियासत बनाएंगे जिसमें हमारा फ्यूचर ही कोई नहीं। अभी भी आप इलेक्शन एनालिसिस कर लें तो बावजूद उनको जीत के सिर्फ 36% वोट मिले हैं। बिल्कुल और सही, पहले इलेक्शन में जब वो जीते 31 थे, तो 64 तो अब भी खिलाफ हैं। वो इकट्ठे अगर नहीं होंगे तो मोदी साहब उनकी हजामत कर देंगे। अब वो जो निकले हैं वो इस डर में निकले हैं कि एक मौका आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कुसुई साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 12वीं बरसी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का इज्तिमा लाड़काना में उनके मज़ार की बजाय लियाकताबाद रावलपिंडी में लियाकत बाग में मुनक़िद कर रही है, जहां 27 दिसंबर 2007 को उन्हें शहीद किया गया था। ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा की बरसी पीपल्स पार्टी जो है ये गड़ी खुदाबख्श से बाहर मनाएगी। आमतौर पर पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हो, जन्मदिन की तकरीबात हो, ये गड़ी खुदाबख्श में वाक़े भुट्टो ख़ानदान के मज़ार पर ही मनाती आई है। उसी जगह पर हमेशा तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती थी। लेकिन सियासी पंडित इस साल बरसी के जलसे के मकाम की तब्दीली को पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली में तब्दीली समझ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस तब्दीली के बाद से पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बार फिर से कदम जमाने की कोशिश करेगी। लेकिन बुनियादी सवाल अभी भी मौजूद है कि पीपल्स पार्टी ने जलसे के लिए रावलपिंडी का इंतखाब क्यों किया? क्या पीपल्स पार्टी लियाकत बाग में एक भरपूर पावर शो कर पाएगी? और अगर ये पीपल्स पार्टी की पंजाब में कदम जमाने की एक कोशिश है तो पंजाब में तहरीक इंसाफ और नून लीग जैसी बड़ी सियासी कुव्वतों की मौजूदगी में क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहला साहिबा आपका। शहला साहिबा, 12 साल हो गए, 27 दिसंबर 2007 अभी कल की बात लगती है जब बीबी को शहीद किया गया। एक नडर, एक बहादुर खातून, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शहला साहिबा, बुनियादी सवाल जो कल के जलसे के हवाले से सबके जहनों में उठ रहा है, जो भी मैंने इंट्रो में भी बात की कि हमेशा ये तकरीबात गड़ी खुदा बख्श में मुनक़्क़िद की जाती थी, इस बार लियाकत बाग रावलपिंडी का इंतखाब क्यों? ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि चेयरमैन बहुत अरसे से यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन यकीनन कि एक बेटे के लिए बड़ा सख्त फ़ैसला होता है कि उस जगह पर जाए जहाँ पे उसकी माँ कदमों से चलती हुई गई और फिर किस तरह से वापस आई। तो ये फ़ैसला काफ़ी अरसे से यहाँ के लोगों का भी था और ख़ास तौर पर पिंडी के लोगों का था। तो चेयरमैन ने ये फ़ैसला लिया और फिर यकीनन कि ये फ़ैसला लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दौर यूथ का दौर है और चेयरमैन अपना रास्ता बना रहे हैं। और जिस तरह से हम ये समझते हैं कि सिर्फ हम सेकंड लीडरशिप गई है, मुख्तलिफ छोटे छोटे हमने प्रोग्राम किए हैं, जिस तरह से हमें रिस्पांस मिला है वो बहुत हौसला अफजा है। और यकीनन
कि यहाँ पर वर्कर्स बहुत हमारे हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है जब मारज़ वजूद में आई तो पंजाब में आई, और यहाँ के लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी फांसियाँ हैं, कोड़े हैं, और मोहतरमा की शहादत से पहले जब भुट्टो साहब की शहादत हुई तो उसके बाद से कभी पंजाब में हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई गई और सूबों को तकसीम कराने के लिए ज़बानियात पर बातें की गई। आज की तो ये भी हकीकत है ना कि पंजाब में इस वक्त दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। तो इसके पीछे ये भी एक सोच है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक्टिव होना है, अपना जो ज्याला है, कारकुन है, उसको यहाँ पे मुतहरिक करना है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं और इस वक्त मुल्क में जो पार्टीज़ हैं ANP के अलावा, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ बनाया गया बल्कि उन्हें जिताया गया। और तारीख़ ने देख लिया कि लीडर्स कहाँ हैं और उन्होंने अवाम को क्या दिया है। और हम इस वक्त बिलावल भुट्टो के साथ आए हैं, क्योंकि बीबी की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी साहब बहैसियत सदर पंजाब में एक्टिव नहीं हो सके थे और सियासत में एक्टिव नहीं हो सके थे, और हमारी गवर्नमेंट भी पंजाब में नहीं थी, गो के फेडरल में थी। तो लोगों को जो तवक्कुआत थी हम उस तरह उनके पास उस वक्त नहीं जा सके। लेकिन अब चेयरमैन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, बीबी का बेटा, वो उसी ताकत और उसी क़ुव्वत से, उसी फ़लसफ़े के साथ पिंडी में आ रहा है, पिंडी वालों को आवाज़ देने। और मुझे लगता है कि अपनी आवाज़ से पहले वो अपना पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गया। हुकूमत को क्या खौफ था? पिंडी में गई है, इजाज़त नहीं मिल रही थी ना यहाँ पर जलसा करने की, बाद में इजाज़त मिली बकौल हुकूमत के। सिक्योरिटी रिस्क था यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या हुकूमत को कोई खौफ था आप लोगों से? हुकूमत के खौफ का अंदाज़ा शेख रशीद के बयानात से हो सकता है। जिस तरह से उनकी ज़बान चल रही है, बस मुंह खुला हुआ है, अल्फाज क्या हैं, क्या उनका सिलेक्शन होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये पता नहीं है। तो हुकूमत का खौफ शेख रशीद के बयानात और 3 दिसंबर से दी गई दरख्वास्त का 23 को ये फ़ैसला करना कि हम जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, इससे नुमाया है। और भी बहुत सी बातें हैं, कल इंशाअल्लाह जलसे के बाद यही मैं पूछने वाली हूँ आपसे कि कल के जलसे आइंदा की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी हुकूमत के मामलात को लेकर, और जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दिन ब दिन देखना हम रिफ्ट बढ़ रही है, एक फासला बढ़ रहा है, जो इन मामलात पे इकट्ठे बैठना चाहिए वो मामलात भी हल नहीं हो रहे हैं। तो कोई बिलावल साहब कल कोई ख़ास हिकमत अमली स्ट्रैटेजी का भी ऐलान करने जा रहे हैं हुकूमत के हवाले से? जी, मैं सबसे पहले तो आपकी बात को सेकेंड करूंगी। आपने देखा होगा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और सेक्रेटरीज़ होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका इजलास साल में मतलब हर 90 दिन के बाद होना चाहिए, ताकि सूबे और वफाक के दरमियान मसाइल ना हो। लेकिन जब से ये हुकूमत बनी है 1.25 साल के बाद ये पहला इजलास 23 को इसलिए हुआ कि पहले सिर्फ सिंध शोर मचा रहा था कि सूबाई इस्तेकाम फ़ंड में से कटौती की जा रही है, उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा था। वज़ीर आला ख़त लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब, बलूचिस्तान और KP से भी शोर मचाया गया, तो वो सब बैठे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आप लोगों का ज़ाहिर एक मकसद था कि मुल्क में गरीब खुसूसन ख़वातीन की जो है ना वो माली मदद की जा सके, लेकिन अब जिस तरीके से इस प्रोग्राम को अब स्क्वीज़ किया जा रहा है, कह रहे हैं कि 7 से 8 लाख लोगों के नाम निकाले जा रहे हैं और ज़रिए पेश किया जा रहा है कि वो अफराद ये पैसे ले रहे हैं जो मुस्तहिक नहीं हैं, जो गैर मुस्तहिक है, जिनका हक़ नहीं बनता। सानिया निश्तर साहबा कहती हैं कि मैंने खुद बड़ा जा कर बुरके पहन कर गई हूँ और ऑब्ज़र्व किया है कि सोने की चूड़ियाँ पहन कर लोग औरतें जो गाड़ियों से निकलती हैं और ये पैसे लेती हैं, जो जिनका हक होता है उनका हक मारा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को निकाल रहे हैं इसमें से।
मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने बड़े झूठ के नश्तर लगाए, क्योंकि ये नादरा के थ्रू है। हाँ। और उन्होंने एक बड़ी मुज़ाहिका खेज बात की कि ये बाहर चले गए लोग। भाई, इसकी प्राइम जो कंडीशंस थी उसमें ये था कि अपना घर ना हो, घर में PTCL की लाइन ना हो, घर में किसी की गवर्नमेंट की नौकरी ना हो, और पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, मेरे साथ ही बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क का अहम इंतजामी इदारा इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल है और इसकी गैर फ़ाली की जिम्मेदार अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही हैं। अपोजिशन और हुकूमत में जारी डेडलॉक की वजह से ना तो अभी तक इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर हो पाया है और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों फरीक किसी एक नाम पर भी मुत्तफिक नहीं हो पाए हैं। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर हुकूमत को 2 बार 10 रोज़ की मोहलत भी दी है और हाईकोर्ट की जानिब से बार बार ये रिमार्क्स दिए गए कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है और इसे ही ये फैसला करना है। अब पार्लियामानी कमेटी का इजलास 30 दिसंबर को होने जा रहा है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मामला इस इजलास में भी शायद नहीं निमट पाएगा। गैर फाल होने की वजह से इलेक्शन कमीशन कोई फैसला भी करने की अपोजिशन में नहीं है। सवाल ये है कि क्या अपोजिशन और हुकूमत इस मामले को गैर संजीदगी से क्यों ले रहे हैं। तारीख यकीनन दोनों को ही कसूरवार के तौर पर लिखेगी इस मामले पर। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।